बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने साबका लेक्चर का उसको हम आगे चलाते हैं और उसका दूसरा हिस्सा जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस चल रहा था हमारा टॉपिक। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बिहेवियरल अप्रोच का जिक्र किया था। अब हम दूसरे इसका हिस्सा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का जिक्र करेंगे। तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, सबसे पहले हम इसका इब्तिदा करते हैं, इसके प्रीफेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच? द ग्रोथ ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस. The rise of behavioralist approach clearly introduced a scientific vigor in the study of political phenomena. However, after some time, it began to be realized that unlike natural sciences, generalization could not be made in the field of social sciences, as the study of man in the social context was a far more complex pursuit than the study of objects in the natural sciences. Therefore, a new thinking emerged among the behavioralists for modifying behavioralist approach. अब behavioralist approach वालों ने क्या किया था कि उन्होंने ना पॉलिटिकल साइंस को मैथमेटिकल या इसको प्योर साइंसेस के करीब लाने की कोशिश की थी, और उसमें उन्होंने जो वैल्यूज़ थी उनको वो नज़रअंदाज कर रहे थे। और जो इसमें इसका जो मेन फोकस था वो बिहेवियर था, इंडिविजुअल का बिहेवियर। उसके बाद किसी एज ए वोटर उसका बिहेवियर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने की, यानी मुख्तलिफ उसके जो पॉलिटिकल बिहेवियर थे। तो कहते हैं जी ये महसूस हुआ कि जिस तरह से प्योर साइंसेस में हम डाटा इकट्ठा करके उसको एनालिसिस करते हैं या उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, चूँकि बिहेवियरल अप्रोच का ताल्लुक इंसानों के साथ है, इंसानों के बिहेवियर के साथ है, इसलिए ये मुश्किल है कि हम 100% एक्यूरेट जो है वो डाटा इकट्ठा करके उसको मेजरमेंट कर लें, उसको क्वांटिफाई कर लें, तो ये नामुमकिन है। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है उसको मज़ीद जो है ना मॉडरेट करने के लिए पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो है वो लाई गई। और उसमें क्या था कि उसमें जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के अंदर जो खामियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कि कौन कौन सा ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल राइटर था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। तो उसमें जो नाम है, जो सबसे अहम नाम है, वो है डेविड ईस्टन का नाम। डेविड ईस्टन एंड बिहेवियरलिस्ट अप्रोच। डेविड ईस्टन, हु वाज अ डेडिकेटेड supporter of behavioralist approach, later became a strong critic of the behavioralist approach. In his presidential address to the annual convention of the American Political Science Association held in 1969, David Easton declared that he felt dissatisfied with the political research and teaching made under the impact of behavioralist approach. He further said that because of too much use of mathematics, political science looked more of mathematics than of social science, and that it had lost touch with the current and contemporary world. Behavioralist approach also dissatisfied people as it failed to offer solution to many social and political problems. Such dissatisfaction has led to the emergence of post-behavioral approach. अब हम आते हैं, ये क्या था
ये डेविड ईस्टन ने कहा, या जो मुख्तलिफ थिंकर्स थे उन्होंने ये बताया कि लोग जो थे वो मुतमईन नहीं थे, क्योंकि बहुत सी जो इसमें जो मैंने बहुत सी सोशल और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे उनका हल, मुनासिब हल बिहेवियरलिस्ट वाले ना दे सके। अच्छा, तो अब मेन फोकस और पोस्ट बिहेवियर, मेन फोकस का क्या था? तो ये मुख्तलिफ एक चंद चीज़ें हैं जिन पर जो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है वो फोकस करती है। उसमें सबसे पहले क्या है? वैल्यू फ्री साइंस। This new approach believed that very use of sophisticated techniques and research tools would not solve the social and political problem of the world. Post-behavioralists opposed the idea of behavioralists to make political science a value-free science like other natural sciences. कि इसमें से वैल्यूज़ को जो वो ख़त्म कर रहे थे, वैल्यूज़ की अहमियत, वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर रहे थे, तो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच वालों ने कहा कि नहीं, इसे ख़त्म, ये वैल्यूज़ जो हैं वो अलहदा नहीं की जा सकती दूसरी जो नेचुरल साइंसेज हैं उनकी तरह। Relevant to the society, post behavioral made an effort to make political science relevant to the society. However, it must be remembered that post-behavioralist approach cannot be separated from behavioralist approach, as it has emerged out of behavioralist approach. Though using different techniques and methods, post-behavioralists try to overcome the drawback of behavioralist approach and make the study of political science more relevant to the society. रेलिवेंट यानी माशरे के साथ इसकी रेलिवेंसी बरकरार रखनी चाहिए। माशरे के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो स्टडी के दौरान उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद intellectual foundations. David Easton first pointed out the intellectual foundation of behavioralist approach. Later, he charted out certain salient features of behavioral or post-behavioral approach, which are termed as credo of relevance. Credo of relevance. उसके बाद वो कहता है जी, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है better to be unclear than non-relevant accurate. कहते हैं जी, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच बिलीव दैट द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स is beneficial if it can solve the various problems of the society. Behavioralists gave too much emphasis on methods and techniques and believed that it was better to be wrong than unclear. Post-behavioral, on the other hand, believe that it is better to be unclear than non-relevant precise. यानी अब बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? दैट इट वाज बेटर टू बी रॉन्ग देन अनक्लियर। इट विल बी बेटर टू बी रॉन्ग देन अनक्लियर। जबकि पोस्ट बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट इज बेटर टू बी अनक्लियर देन नॉन रेलिवेंट्री प्रीसाइज। यानी जो इधर उधर के मामला आता है ना, उनको शामिल करने से बेहतर है टू बी अनक्लियर, कि अनक्लियर रहा जाए। क्रिटिसिज्म, अब इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। बिहेवियरलिस्ट अप्रोच पर किस तरह से क्रिटिसाइज किया? द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट क्रिटिसाइज बिहेवियरलिस्ट ऑन द ग्राउंड दैट द later had lost touch with the realities of the society because of overemphasis on technique. Thus, post-behavioralist may be regarded as the reform movement within behavioralist approach. Relevant to the society, this new approach emphasizes identifying and solving the major issues of political and social life. According to post-behavioralists, the political scientists should find out different alternatives and means to solve the social problem. Thus, the main thrust of post-behavioralists has been to make political science relevant to the society. Close to reality.
It only tries to bring research in political science closer to reality to make the subject more relevant to the society. Accordingly, the post-behavioralists oppose the efforts of the behavioralists to make political science a value-free science. Made craze for scientificism. It was argued by the post-behavioralists that political science is, in order to be relevant to the society, must consider basic issues of society such as justice, liberty, equality, democracy, etc. The post-behaviorists have described behavioralist approach as a mad craze for scientificism. तो इसको कंक्लूड करते हुए इस अप्रोच के बारे में चंद अल्फाज हम कहते हैं, किस तरह से कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करते हुए बताएंगे कि however it must be remembered that it is only a continuation of behavioralist. It does not altogether reject the ideas of behavioralist. It acknowledges the achievement of behavioralist and appreciates its effort to do objective research in political science. Thus, the post-behavioralist is a reformation of behavioralist as it shifts its focus strictly from verified research to resolving problem opposing the society. तो इस तरह से ये हमारा आज का लेक्चर जो था वो पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के बारे में था और हमने बताया कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्या है और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं और किस तरह से पॉलिटिकल साइंस में हम किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो है वो किस तरह से हमारे लिए आज के दौर में सूदमंद है। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।